नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव में रातों रात देख रहे हैं। रातों रात यानी कि ऐसा शो जहां आपको हम हमेशा से ऐसी ही खबरें देते आ रहे हैं जिस खबर को जानने और समझने के बाद आप उसके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाने पर मजबूर हो उठते हैं। बिहार की राजनीतिक समीकरण वर्तमान में किस प्रकार से उखड़ी पुखड़ी है, ये बात आप देख रहे होंगे। किसी का आवास डूबा हुआ है तो कोई खुद में डूबा हुआ है और कोई चाह रहा है कि हम जो है एक अलग टापू बना लें, और इसकी जुगत में लगभग बिहार की सभी पार्टी है। आपको बता दें कि बिहार में अभी इमरजेंसी मीटिंग का जो है दौर चल रहा है। एक ओर जहां राजद मीटिंग कर रही है, वहीं दूसरी ओर भाजपा ने भी मीटिंग किया था। लेकिन इसके बाद एक और खबर आ रही है कि जदयू भी प्रदेश का इमरजेंसी मीटिंग करने जा रही है। नीतीश कुमार जी दिल्ली में है, जीतन राम मांझी जी दिल्ली में है, लालू प्रसाद यादव जी दिल्ली में है। अलग अलग मामलों को लेकर के अपना इलाज करवाने के लिए दिल्ली पहुंचे हुए हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी बात सामने आ रही है। बात यह है कि कुशवाहा को अब फ्री हैंड मिल गया है और तेजस्वी को वो खुल करके आकर के सपोर्ट करने लगे हैं, उनके सपोर्ट में आकर के बोलने लगे हैं। इन तमाम मसलों पर चर्चा के लिए हमारे साथ बिहार के जाने माने राजनीतिक विशेषज्ञ विजय मिश्र बाबा जी मौजूद हैं। तो बाबा, कुशवाहा का वो कौन सा ऐसा धागा था जिसे तोड़ दिया गया है, बंधन मुक्त कर दिया गया है? सुमन, सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है ये जानना जी, आपके आम जीवन से बहुत सारी बातें आती हैं, जिनमें से एक है कि आप सब कुछ बदल सकते हैं, अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकते। बिल्कुल। और दो तिहारों कभी नहीं छूटता है जी। खैर, खून, खांसी, खुशी, बैर, प्रीत, मदपान, ये छुपाए नहीं छूटता है। जी। तीन भाइयों ने शुरू की थी राजनीतिक यात्रा। जी। लालू प्रसाद, नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा। भाइयों में झगड़ा होता है, लेकिन जब गांव से लड़ाई शुरू हो जाती है तो तीनों एक हो जाते हैं। जी। लड़ाई गांव से लग गई है। कारण कि देखिए, उपेंद्र कुशवाहा लगभग समाप्त हो गए। जी। नीतीश कुमार को समाप्त करने की साजिश चल रही है। जी। अगर कोई खड़ा है तो वो है लालू प्रसाद यादव, क्योंकि उनकी विरासत उनके बेटे ने संभाल ली है। जी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल। नीतीश कुमार की विरासत संभालने वाला कोई नहीं है। जी। उनको जरूरत है कि बेटा से नहीं संभलाएगा तो भाई संभाल ले। जी। क्योंकि संपत्ति आप लाख जीवन भर लड़ते रह जाइए, लेकिन संपत्ति जो है अपने अंतिम समय में अपने ही लोगों को आप दे करके जाते हैं। जी। ऐसे ही दान नहीं कर देते हैं। बिरले कोई होगा जो करता होगा। इस सारी बातों को समझते हुए उपेंद्र कुशवाहा को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने अपने साथ जोड़ा, और जोड़ने के बाद जो कुछ भी हो रहा है वो किसी से अछूता नहीं है। बिल्कुल। नीतीश कुमार को यह संतुष्टि मिल गई है कि अब उपेंद्र कुशवाहा जो है हमारी विरासत को संभाल लेंगे। जी। हालांकि उन्होंने इसके लिए एक बहुत ही योग्य व्यक्ति को चुना था, आरसीपी सिंह को। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उनके और उपेंद्र कुशवाहा में जमीन आसमान का अंतर है। आरसीपी सिंह कॉरपोरेट से आए हैं, एक प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं। उनके काम करने का तरीका राजनीतिक नहीं हो सकता है। और आज देखने को भी मिल रहा है, जब से वो कमान संभाले हैं पार्टी के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष का, तब से उन्होंने जो फैसले लिए हैं उन फैसलों पर उंगली उठती रही है। बिल्कुल। और संतुष्टि का जो भाव है, हालांकि कोई भी फैसला पूर्णतः संतुष्ट करने वाला नहीं होता, लेकिन आंशिक रूप से देखा जाए तो वो फैसला सबको मान्य होता है। नीतीश कुमार ने भी बहुत सारे फैसले किए हैं, बहुत सारी चीजें उन्होंने की है, लेकिन किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई क्योंकि सर्वमान्य थे। लेकिन इनमें कहीं ना कहीं एक बात तो नजर आ रही है कि ये अपने दोस्त और दुश्मन में फर्क करने लगे हैं। जी। जबकि राजनीति में आपको जितना सम्मान अपने दोस्तों को देना है, उससे ज्यादा सम्मान अपने दुश्मनों को देना है। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात है कि 51% वाला 49% पर राज करता है। बिल्कुल बिल्कुल। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। और जब भी योजनाएं बनती है तो वो 49% को छाट करके नहीं बनती है। योजनाएं बनती है तो 100% के लिए बनती है, उसका लाभ सभी को मिलता है, जिसने वोट दिया, जिसने वोट नहीं दिया। ये बातें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार समझ रहे थे, और यही कारण था कि उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को मना करके, सुलझा करके, पुचकार के, दुलार करके उनको ले आया। और अब उनको जो सम्मान दिया, जो पदवी दी, वो बड़ी पदवी थी। उन्होंने आते ही उनको सबसे पहले संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया, यानी कि जितने भी सांसद हैं उनका बॉस। ये बॉस को फैसला करना होता है कि अब संसद कैसे चलेगी, संसद में किस तरह की आपकी प्रतिक्रिया रहेगी, क्या कुछ करेंगे आप। इसी बात को लेकर के आपने देखा होगा कि एलजेपी में युद्ध चल रहा है। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे, अध्यक्ष पार्टी के भी थे,
और उनको हटा करके उनको अलग थलग करके और अपने बन गए हैं। तो ये पद बड़ा महत्वपूर्ण पद था। बिल्कुल, इस बात को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा को सम्मान मिला, लेकिन ये बात मानने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष तैयार नहीं थे जी। और उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी में जिस तरह का 36 का आंकड़ा चल रहा था, उसके बाद ये बात समझ में आने लगी थी कि कहीं ना कहीं जदयू के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। बिल्कुल। इस बीच में कुछ ऐसी बातें भी कर दिया आरसीपी सिंह ने जो राजनीतिक बातें नहीं थी, और बयान देते देते वो थोड़ा सा अपने जो उनका बैरियर था उस बैरियर को पार करके। बिल्कुल। तो आपको पता है कि अगर सीता लक्ष्मण रेखा नहीं पार की होती तो इतना बड़ा युद्ध नहीं हुआ। युद्ध शुरू हो गया है जी। नीतीश कुमार दोनों ही हाथों में लड्डू रखते हैं, हमेशा उनकी राजनीति का एक ये महत्वपूर्ण अंग रहा है। एक तरफ जहां वो हमेशा लालू प्रसाद से दुश्मनी करके भी उनको अपने हाथों में रखते हैं, तो बाएं हाथ में पलड़ा जो है उनका, उसमें वो रखते हैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी। और बार बार बताते हैं कि अगर हम इस पलड़े पर आ गए तो ये भार झुक जाएगा और आप उठ जाइएगा ऊपर। और ऐसा करके उन्होंने दिखाया भी 2015 में। बिल्कुल। अब इन सब बातों को लेकर के जिस तरह से 2020 के परिणाम आए, उस परिणाम के बाद नीतीश कुमार के बारे में बहुत सारी बातें कही जा रही थी जी। उन बातों को लेकर के अब उसका प्रकट जो हो रहा है, जो चीजें हो रही हैं, उससे लग रहा है कि नीतीश कुमार उस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं जी। और इसी का कारण है कि उन्होंने खुद बहुत सारी चीजों को न करते हुए अलग अलग बैरियर और हर्डल बना दिए कि इस हर्डल को पार कीजिएगा तो आप यहां पहुंचिएगा, वो उसको पार कीजिएगा तो वहां पहुंचेगा। और फिनिशिंग लाइन पर पहुंचने के लिए, यानी नीतीश कुमार तक पहुंचने के लिए आपको यह हर्डल पार करना होगा जी। जिसमें उन्होंने आरसीपी सिंह को बैठाया था, उमेश कुशवाहा को बैठाया था, लेकिन उन सबसे ऊपर उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को बैठा दिया। बिल्कुल। आज जो स्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का एक्शन कर रही है, एक्ट कर रही है, उससे कभी भी सरकार गिर सकती है जी। जिसको लेकर के तेजस्वी यादव ने स्पष्ट तरीके से बातें कही है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 2 से 3 महीने में सरकार गिर सकती है और इसके लिए उन्होंने कई कारण भी दिए हैं जी। कई बातें उन्होंने बताई हैं। इन सब बातों को लेकर के अब कितना उनकी बात में सच्चाई है ये दिगर बात है जी। ये तो विषय है जब 2 महीना बीत जाएगा उसके बाद जी। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जो बात उन्होंने कही है उसने हलचल जरूर मचा दिया है बिहार की राजनीति में, और उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार की अनुपस्थिति में कमान संभाल लिया है। बाबा, लेकिन एक और बात यहाँ पे है, तेजस्वी यादव ने सिर्फ कहा ही नहीं है बल्कि उसके अनुरूप एक्ट करते हुए भी नजर आ रहे हैं जी। तेजस्वी यादव ने इमरजेंसी बैठक बुलाई हुई थी। भले ही बैठक से निकलते हुए जितने भी प्रत्याशी थे और जीते हुए विधायक हैं, वे सभी इस बात का दावा कर रहे थे कि राजद का जो सिल्वर जुबली मन्ना है, 25 वर्ष का समारोह होना है, इसको लेकर के बैठक की गई थी। लेकिन चेतन आनंद ने जो बात कही कि 3 महीने के भीतर जो है सरकार गिराने की जो बात हो रही है, इसको लेकर के तेजस्वी यादव जो है जनता के बीच जाएंगे और चुनाव में जनता ने उन्हें नंबर 1 पार्टी बनाने का जो तमगा दिया, एक मेडल दे दिया, शील्ड दे दिया, इसको लेकर के जनता का धन्यवाद भी करेंगे तेजस्वी यादव। तो बड़ी बात यह है कि जैसे ही चिराग पासवान इधर आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, तेजस्वी यादव भी उसी कालखंड में, उसी समय के खंड में जो है तेजस्वी यादव भी बाहर निकलने का सोच रहे हैं। और बाहर निकलने का मतलब सीधे तौर पे है बाबा कि अपनी राजनीतिक जमीन को और मजबूत कर रहे हैं और बड़े डिसीजन की ओर बढ़ते हुए दिख रहे हैं तेजस्वी यादव। ये बातें आपने सुमन, जो कल जो भी घटनाक्रम हुआ, परसों जो घटनाक्रम हुआ उसकी प्रकटीकरण कल हुआ, और आज जो हम जिन बातों को लेकर के बैठे हुए हैं वो 2 दिन पुरानी बातें हैं जी। अब आपको बता रहे हैं कि राजनीतिक रूप से कितने परिपक्व हैं तेजस्वी यादव जी, कितने परिपक्व हैं चेतन आनंद, इस बात से किसी को इनकार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन चूंकि तेजस्वी यादव की बातों पर इसलिए भरोसा किया जा सकता है कि तेजस्वी यादव 2 गुरु के शिष्य हैं जी, लालू प्रसाद और नीतीश कुमार। दोनों के साथ उनको राजनीतिक अनुभव प्राप्त हुआ है, और ऐसी स्थिति में जो बातें वो कह रहे हैं उस पर रिएक्शन आना इस बात को बता रहा है कि उस बात में कहीं ना कहीं कोई ना कोई 1% ही हो, लेकिन सच्चाई है, जरूर है। बिल्कुल बिल्कुल। इन्हीं सब बातों को लेकर के जहां आरसीपी सिंह के बारे में एक बहुत मजबूत बातें कही जा रही है कि आरसीपी सिंह यदि चाह लें, या फिर आरसीपी सिंह को अगर उचित सम्मान नहीं मिलेगा, या उपेंद्र कुशवाहा बहुत ऊपर चले जाएंगे, नीतीश कुमार के साथ उनकी बहुत नजदीकी हो जाएगी, तो आरसीपी सिंह में यह मादा है कि वो पार्टी में खंड कर देंगे जी। ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन दूसरी तरफ जो वर्तमान स्थिति है, जो धीरे धीरे आरजेडी कमजोर हो रही है, धीरे धीरे आप देख रहे होंगे जदयू कमजोर हो रही है, माने जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो कमजोर हो रही है, और कांग्रेस तो कमजोर हो ही गई है। अब ऐसी स्थिति में कलेक्टिव डिसीजन लेने की जरूरत महसूस हो गई है, जिसका कि आपने देखा होगा देशव्यापी एक गठबंधन भी बन रहा है, और
कहीं ना कहीं राजनीतिक व्यक्ति अपने जीवन को लंबा करने की सोचता है जी। उसके लिए वो समझौते चाहे जितने भी करने हो करता है। नीतीश कुमार ने जो समझौता किया था किससे छुपा हुआ है? जी बिल्कुल। नीतीश कुमार ने दो समझौते किए। एक समझौता उन्होंने किया था जब उस आइडियोलॉजी से वो बिल्कुल अलग थे भारतीय जनता पार्टी के, तब समझौता किया था जी। उन्होंने फिर दोबारा उस व्यक्ति से समझौता किया जिसको उन्होंने जंगल राज कहा था और बिहार के लिए घातक बता करके सत्ता में आए थे, उससे समझौता किया। फिर जिसके साथ नहीं जाने का कसम खाया उसके साथ चले गए। तो ये समझौते होते रहते हैं अपने आप को बचाए रखने के लिए। अब सबसे बड़ी बात है कि उपेंद्र कुशवाहा के हाथ में जब मिला है तो उपेंद्र कुशवाहा ने 3-4 चीजें बड़ी बारीकी से कही है। पहला ये कहा है कि मैं महागठबंधन से अलग हुआ था। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा कि जब मैं महागठबंधन से अलग हुआ था तो उसका कारण सीट शेयरिंग नहीं था जी। उसका कारण था कि नेतृत्व परिवर्तन जी। हम 2019 के चुनाव में जिस तरह से बुरी तरह हारे थे और तेजस्वी यादव उसके मुख्य पात्र थे क्योंकि उनके फैसले को लेकर के सारी कमियां रह गई थी महागठबंधन में। 2020 में भी हम इसीलिए अलग हुए कि नेतृत्व किसी और के हाथ में दीजिए और नेता आप रहिए, जिस पर कि वो तैयार नहीं थे। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बात चल रही थी, उस पर भी वो तैयार नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में अगर इस रास्ते से वो चलते हैं तो उनका मुख्यमंत्री बनना किसी भी कीमत में संभव नहीं है। आज नहीं, कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। और ये बात कह करके एक इशारा कर दिया है उन्होंने, सीधी तौर पे एक इशारा कर दिया है कि आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो आपको हमारी जरूरत है। बिल्कुल। और कोई आपको मुख्यमंत्री नहीं बना सकता। और ये बड़ा राजनीतिक जो फायदा और घाटा की जो राजनीति होती है उसमें है। दूसरा सबसे बड़ी चीज है कि कहीं ना कहीं इस वक्तव्य के बाद उपेंद्र कुशवाहा ऐसा लगता है कि उनको नीतीश कुमार की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल गया है जी। और वो अब पूरी तरह से राजनीतिक बयानबाजी के साथ साथ बहुत कुछ करेंगे। दुख तो बहुत सारी बातों को लेकर के उनको हुआ है जिसमें आरसीपी सिंह ने उनको साइडलाइन कर दिया है, उनसे संवाद नहीं हो रही है। जबकि एक ही पार्टी में रह करके दो लोग संवाद नहीं करें तो इसका असर पार्टी पर ही पड़ता है। लेकिन चूंकि अपने खुद वो सैकड़ों लोगों को साथ लेकर के विलय किए थे तो उनका एक बड़ा है ओहदा जो है वो है और नीतीश कुमार के नज़र में भी है। इन सारी बातों को लेकर के एक बात तो तय नजर आ रही है कि राजनीति में भले ही सूचिता की बात की जाती हो, भले ही दोस्ती यारों की बात की जाती हो, भले ही ये कहा जाता हो कि संभावनाएं अनंत हैं, लेकिन ये अनंत संभावनाओं में दो ही रास्ते नजर आ रहे हैं जो कि जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। एक रास्ता है कि आरजेडी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चली जाए जिसकी चर्चा 2017 में हुई थी बिल्कुल। अब दूसरा है कि नीतीश कुमार को एक बार फिर से गले लगा लें आरजेडी। बस दो ही रास्ते नजर आ रहे हैं, तीसरा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है क्योंकि तीसरे रास्ता में कोई संभावनाएं नहीं है। इस बार जो बिहार की जनता ने ऐसा मैंडेट दिया है, ऐसा उलझा दिया है पूरे मामले को जिसमें सरकार पूरी मजबूती के साथ चले, ये संभव नहीं है। हालांकि 2015 में भी नीतीश कुमार ने जिस तरह से एक पूर्ण बहुमत की सरकार को ध्वस्त कर दिया था तो आज के डेट में कोई बड़ी बात नहीं है। और उपेंद्र कुशवाहा की जो बातें हैं वो अगर राजनीतिक बयान समझा जाए तो उसके मायने शायद यही निकलते हैं क्योंकि 2017 में लगातार भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से तलखी दिखा रही थी जदयू की तरफ से और दो लोगों ने, संजय सिंह और सुशील मोदी का बयान आपको याद होगा, किस तरह से एक दूसरे पर हमला किया करते थे और उसका परिणाम 2 साल के अंदर में आ गया। इस बार तो हमारे संपादक नमन मिश्रा जी ने कह दिया था कि सरकार के बनने के साथ साथ इसका एक्सपायरी डेट जो है तय हो चुका है। एक्सपायरी डेट जिस दिन भी आ जाए वो दवा खाने लायक नहीं रहेगी और निश्चित रूप से या तो दूसरी दवा खानी पड़ेगी या दवाई चेंज करानी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं बाबा ने एक बड़ी बात कही है उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के भी, नीतीश कुमार को लेकर के भी, कि नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इस बात का सबूत इस तौर पे भी देखा जा सकता है क्योंकि जो आवास उपेंद्र कुशवाहा जी को आवंटित हुआ है, हम 24 नंबर बंगले की बात कर रहे हैं स्टैंड रोड में, वहां जदयू के नेताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है बाबा। और वही जो है उसी आवास पे अब हलचल जो है तेज हो गई है। आरसीपी सिंह का बंगला भी सामने है। आरसीपी सिंह बिहार में नहीं है, उनके कार्यालय पर कहीं कोई गाड़ी नहीं दिखती है उनके आवास के बाहर, जबकि उपेंद्र कुशवाहा के आवास के बाहर ठीक सामने बहुत अधिक गाड़ियों का जमावड़ा भी दिखने लगा है। और ये बात भी जो है एक सूचक के तौर पर, संकेत के तौर पर जो है सीधे तौर पर देखा जा रहा है। तो जुड़े रहे भारत लाइव के साथ, जो भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसकी जरूरत है कि भारत लाइव की खबरों को यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।